नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं डीसी मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ होता है, डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ होता है, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। इसके अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे कि बैक ईएमएफ किसके कारण होता है और बैक ईएमएफ है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा। अगर बैक ईएमएफ का मान जो आरोपित विद्युत वाहक बल है, जो आरोपित ईएमएफ है, उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। तो इस जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन है वो सभी अपन क्लियर करेंगे और इसका जो फॉर्मूला होता है, ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब है, उस पर क्लिक कीजिए जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ये कंटेंट आपको अच्छा लगे और यूजफुल लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जैसे कि जिससे अपने जो दोस्त हैं वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैक ईएमएफ है। अगर बात करते हैं बैक ईएमएफ की, बैक ईएमएफ होता क्या है, तो सबसे पहले ध्यान रखना ये कि बैक ईएमएफ का मतलब, या फिर इससे हिंदी में अगर बोले अपन, और जो विरोधी विद्युत वाहक बल, बैक ईएमएफ होता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अर्थात जो विद्युत वाहक बल होता है उसके उल्टा जो अपोजिट काम करने वाला जो ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल होता है, उसे अपन बोलते हैं बैक ईएमएफ, या अपन हिंदी में अगर बोल सकते हैं तो उसको बोलते हैं विरोधी, अर्थात विरोध करने वाला जो विद्युत वाहक बल होता है। किसका? जो आरोपित विद्युत वाहक बल होता है उसका विरोध करने वाला होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, बैक ईएमएफ या विरोधी विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये विद्युत वाहक बल होता क्या है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, डायग्राम के द्वारा समझाते हैं कि बैक ईएमएफ उत्पन्न कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर बैक ईएमएफ है। जो पहले तो जो ईएमएफ होता है, चाहे बैक ईएमएफ हो या जो आरोपित जो मेन ईएमएफ होता है वो हो, वो किन के कारण होता है, किसके अंदर आरोपित होता है। तो एक तो इसके अंदर आता है अपना जो फील्ड पोल होते हैं, यहाँ पे फील्ड पोल N और S दो प्रकार के, उत्तरी जिसे अपन बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और नेक्स्ट आता है दक्षिणी ध्रुव। एक तो होता है पोल्स या पोल है, या इसके अपन क्या बोलते हैं फील्ड पोल है। ये इसके अंदर जो इनके कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो होता है फील्ड वाला विद्युत वाहक बल, या जिसे अपन बोलते हैं आरोपित विद्युत वाहक बल है। और जो आर्मेचर चालक हैं, जो आर्मेचर है अपना, ये वाला जो आर्मेचर है, इसके अंदर जो अपन वाइंडिंग की हुई रहती है, और वाइंडिंग जिसे अपन बोल सकते हैं चालक अर्थात जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, करंट है उसको प्रवाह होता है, या जो सुचालक होता है धारा का जो है वो सुचालक, उसे अपन क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। इसके बारे में अपन जो चालक, कुचालक, अर्धचालक है उसके बारे में उसके अंदर अपन पढ़ लेंगे। तो ये चालक है या जो अपना आर्मेचर है, आर्मेचर जो चालक होता है, आर्मेचर का जो चालक है जो अपन वाइंडिंग की हुई थी उसके अंदर, वो क्या होता है, उसके कारण जो उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है। तो इसके कारण जो उत्पन्न होगा जो ईएमएफ है इस आर्मेचर चालक के अंदर वाला, वो होता है अपना बैक ईएमएफ। तो एक कंफ्यूज तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे कि बैक ईएमएफ होता किसके अंदर, किसके कारण बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो जो अपना आर्मेचर चालक है या जो आर्मेचर है उसके कारण उत्पन्न होने वाला ईएमएफ कौन सा हो गया, बैक ईएमएफ है। और आरोपित जो विद्युत वाहक बल होता है जो वो होता है पोल्स के, फील्ड पोल्स के द्वारा किसके ऊपर आरोपित होता है। तो ये जो अपना आर्मेचर है इसके ऊपर क्या होता है, आरोपित होता है। ये है जो है इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र N से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये जो काल्पनिक जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये गति करती हैं। तो गति करती हैं तो ये क्या करती हैं, इसको आर्मेचर है उसको घुमाती हैं। और आर्मेचर अपन ने इससे पहले बात किया था कि जो आर्मेचर है वो इसके अपोजिट घूमना, अर्थात जो एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त दिशा है, उसके अंदर घूमने का प्रयास करता है और घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जिसके कारण होगा क्या, जो आर्मेचर है इसके अंदर ये है N से S की तरफ, ये है काल्पनिक रेखाओं के द्वारा इसको दर्शाया गया है। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की हो जाती हैं।
ऐसा करते हैं तो एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है चारों तरफ। उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या रखा हुआ है, आर्मेचर रखा हुआ है। ये आर्मेचर क्या है, जैसे ही घूमता है, ये आर्मेचर जैसे ही घूमेगा तो घूमने के कारण जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं या जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको ये काटता है, और काटता है तो अर्थात जो काटेगा तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर भी एक क्या है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जो है जिसे अपन बोलते हैं बैक ईएमएफ। इसको बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो विद्युत वाहक बल है ये इसके अंदर जो आरोपित विद्युत वाहक बल है, जो अपने जो पोल्स हैं, फील्ड पोल्स हैं, उसके द्वारा उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है उसका विरोध करता है, अर्थात जो विरोधी प्रकार का होता है ये। तो ये क्या, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बैक ईएमएफ बोल सकते हैं, या इसे अपन बोलते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल, इसे अपन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये किसका विरोध करता है, आरोपित विद्युत वाहक बल का ये विरोध करता है। विद्युत किस पे आरोपित, आर्मेचर के ऊपर आरोपित होता है, ये इसलिए ये आर्मेचर के कारण वाला, आर्मेचर के कारण जो उत्पन्न होता है ईएमएफ वो होता है अपना बैक ईएमएफ। ये तो बात हो गई बैक ईएमएफ की, किस कारण उत्पन्न होता है, किस में उत्पन्न होता है, फील्ड पोल के अंदर होता है या फिर आर्मेचर जो अपना आर्मेचर है चालक उसके अंदर उत्पन्न होता है। ये हो गया इसका। इससे आगे अपन बात करें इसका, इसे अपन किससे शो करते हैं, ई बी के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ई बी के द्वारा इसको अपन लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, अगर इसे लिखें ई बी के द्वारा भी इसे लिखते हैं, बी है बैक और ई ये हो गया ई एम एफ का ये है। इसका मात्रक क्या होगा, तो ध्यान रखना जिस प्रकार से विद्युत वाहक बल को अपन किस में मापते हैं, जो विद्युत वाहक बल है वो वोल्ट के अंदर होता है, और ये भी ईएमएफ है, चाहे बैक ईएमएफ हो चाहे ईएमएफ, वो दोनों क्या है वोल्टेज के अंदर ही इसका मान होता है। तो चलिए आगे, इससे आगे बात करते हैं अपन इसके फॉर्मूले के बारे में। अगर अपने को विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल है मोटर, डीसी मोटर के अंदर विद्युत वाहक बल है उसको अपन ज्ञात करने के लिए अपने को एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ईबी बराबर फाई, ईबी यहाँ पे अभी मैंने बताया ईबी है, यहाँ पे बैक ईएमएफ है। अगर अपन इसको लिख देता हूं यहाँ पे कि यहाँ पर जो है ईबी है, ये ईबी ये है बैक ईएमएफ, जो बैक विद्युत वाहक बल है, या जिसे अपन बोलते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल, वीवा बल, ये इसके अंदर होता है विद्युत वाहक बल। ई बी किससे, बैक ईएमएफ है। और अगर इससे आगे अपन बात करते हैं फाई, तो यहाँ पे फाई क्या है, फाई है चुंबकीय फ्लक्स तथा किसके अंदर है, वेबर के अंदर। फाई का मान जो है किस में आएगा, वेबर के अंदर आएगा। और यहाँ पे जेड है वो है आर्मेचर चालकों की संख्या। जेड हो गया आर्मेचर चालकों की संख्या। इससे आगे अपन बात करेंगे पी एन, एन है यहाँ पे आर्मेचर है, घूर्णन गति है आर्मेचर की, आर्मेचर की घूर्णन गति। और अगर बात करें घूर्णन गति किसके अंदर, तो घूर्णन गति का क्या, आर पी एम, घूर्णन गति किसके अंदर मापते हैं, आरपीएम के अंदर। उसके बाद में आता है पी, ये है पोल्स की संख्या, पी है पोल्स की संख्या, जो फील्ड पोल है उनकी संख्या यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट ए, ए है यहाँ पे आर्मेचर, ई क्या है, सॉरी ए क्या है यहाँ पे समांतर पथों की संख्या, आर्मेचर के अंदर जो समांतर पथ हैं उनकी संख्या। उसके बाद में अगर बात करें समांतर पथों की संख्या होती कितनी है, कई बार एग्जामिनर पूछता है, कई बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनके अंदर सीधा पूछ लिया जाता है कि जो वाइंडिंग है, अगर बात करें वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग की, लैप वाइंडिंग के अंदर पूछ लेता है कि समांतर पथों की संख्या कितनी होती है,
और अगर पूछ ले कि वेव वाइंडिंग है उसके अंदर समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, तो बात करते हैं सबसे पहले लैप वाइंडिंग की। जो लैप वाली जो वाइंडिंग होती है, इसके अंदर अगर एग्जामिनर अपने एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि लैप के अंदर समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, तो हमेशा ध्यान रखना जो आर्मेचर के अंदर जो समांतर पथ है ए बराबर किसके बराबर होते हैं, जो पोल्स हैं, ये जो फील्ड पोल है, अगर पी बराबर होती ए बराबर पी होता है, किसके बराबर होता है, समांतर पथों की संख्या, तो फील्ड पोल है उनकी संख्या के बराबर है अपना आर्मेचर है उसके समांतर पथ होते हैं। तो अगर पोल्स की संख्या 2 है तो समांतर पथों की संख्या भी 2 होगी, अर्थात जितने पोल्स होंगे उतने ही समांतर पथों की संख्या होगी। और अगर बात करते हैं दूसरी वाइंडिंग वेव वाइंडिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर समांतर पथों की संख्या हमेशा फिक्स होती है, कितनी होती है, 2 होती है। हमेशा जब भी एग्जामिनर अगर अपने को कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर बैक ईएमएफ पूछ ले और अगर अपने को समांतर पथों की संख्या नहीं दे रखी है तो उसके अंदर अपने को समांतर पथ अगर वो बोल दे कि वेव वाइंडिंग है, तो वेव वाइंडिंग के अंदर अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि वेव वाइंडिंग के अंदर जो समांतर पथ है वो उनकी संख्या 2 होती है। और अगर लैप वाइंडिंग दे रखी है, एग्जाम में अगर पूछा गया है कि लैप वाइंडिंग के अंदर पोल्स की संख्या जितनी भी हो, 2 है या 3 है या जितनी भी पोल्स की संख्या है दे रखी हो और अपने को समांतर पथों की संख्या नहीं दे रखी है, तो ध्यान रखें कि जो अपने पोल्स हैं वो ही उसकी जो संख्या है वो ही आर्मेचर में जो समांतर पथ है उनकी संख्या होती है, अर्थात ए बराबर पी होता है। तो ये तो हो गया समांतर पथों की संख्या से रिलेटेड। उससे आगे अपन बात करते हैं बैक ईएमएफ है उसकी दिशा किसके नियम के द्वारा अपन ज्ञात करते हैं। अगर अपने को बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करनी है, अगर ये देखना है कि जो बैक ईएमएफ है आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ पैदा हो रहा है बैक ईएमएफ उसकी अपने को दिशा है उसका मालूम नहीं है, अपने को पता नहीं है, तो अपन किससे ज्ञात करें, तो जो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक है उसका जो दायां हस्त नियम है उससे अपन जो बैक ईएमएफ है उसकी जो दिशा है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं, किसके नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के द्वारा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और ध्यान रखना यहाँ पे जो आर्मेचर की घूर्णन गति है, इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि जो आर्मेचर की जो घूर्णन गति है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए अपने वो क्या करेंगे, तो वो आर्मेचर के अंदर जो घुमाव बल है, जो टॉर्क उत्पन्न होता है उसकी जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा फिर, तो उसके अंदर जो घूर्णन गति है वो ज्ञात करने के लिए अपन किसका काम कर रहे थे, किसको प्रयोग में ले रहे थे, तो जो ईएमएफ है उसके लिए जो अपना फ्लेमिंग का जो बाएं हस्त नियम है, ध्यान रखना उस वहां पे अपन किसका प्रयोग कर रहे थे, बाएं हस्त नियम का, और यहाँ पे क्या है, दाएं हस्त नियम है। तो ये है यहाँ पे बैक ईएमएफ की दिशा और वो थी आर्मेचर की घूर्णन दिशा। इसके बाद में बात करते हैं इसे क्या क्या कर सकते हैं। तो बैक ईएमएफ है इसको अपन क्या भी बोल सकते हैं, काउंटर ईएमएफ भी इसे कहा जाता है, अर्थात इसका एक दूसरा नाम क्या होता है, काउंटर ईएमएफ भी होता है। और इसे अपन हिंदी में बोलते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल भी इसे अपन बोल सकते हैं। ये इसके 2 नाम हैं, काउंटर ईएमएफ और बैक ईएमएफ इसे कह सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैक ईएमएफ है उसका मान हमेशा आरोपित ईएमएफ से कम होना चाहिए। जो यहाँ पे जो बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ है इसका जो मान है, जो बैक ईएमएफ का जो मान होता है वो इसके ऊपर जो पोल्स के फील्ड पोल है उसके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है, आरोपित ईएमएफ है, आरोपित ईएमएफ से जो आरोपित ईएमएफ है उससे कम होना चाहिए, ईएमएफ से कम होना चाहिए। यह अपन बात करते हैं होना कम होता है, से कम होता है। हमेशा क्या होता है कि जो बैक ईएमएफ है वो आरोपित विद्युत वाहक बल, किस पर आरोपित, आर्मेचर के ऊपर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न आरोपित होता है, फील्ड पोल के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ वो किस पर आरोपित होगा, जो अपना आर्मेचर है, आर्मेचर चालक उस पर, और जो है बैक ईएमएफ आर्मेचर चालक के द्वारा उत्पन्न ईएमएफ होता है बैक ईएमएफ, वो उसका जो मान है वो किससे, आरोपित ईएमएफ से कम होता है हमेशा। अगर बात करें अगर कम ना हो, अगर ज़्यादा हो जाता है
तो होगा क्या, क्योंकि ये इसका विरोध कर रहा है, इसके अपोजिट कार्य कर रहा है। अगर इसके अपोजिट कार्य कर रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, जो अपना विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा है वो अब इसके अंदर प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात जो है अपना डीसी मोटर है वो अपने कार्य नहीं करेगी। तो इसलिए अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि जो बैक ईएमएफ है वो हमेशा जो आरोपित ईएमएफ होता है उससे कम होता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं आरोपित ईएमएफ तथा जो बैक ईएमएफ है उसके बीच में जो संबंध है, संबंध एक स्थापित किया गया है। आरोपित ईएमएफ तथा बैक ईएमएफ में संबंध, तो इसका फॉर्मूला होता है EB बराबर V माइनस IA इंटू RA। यह इसका संबंध है, दर्शाया गया है। इसके अंदर यहाँ पे यह हो गया बैक ईएमएफ और यह है V है यहाँ पे आरोपित ईएमएफ या जो आरोपित विद्युत वाहक बल है वो है यहाँ पे V बराबर है, और IA है ये आर्मेचर के अंदर, जो आर्मेचर में प्रेरित जो धारा है, आर्मेचर करंट, आर्मेचर के अंदर जो धारा है वो है यहाँ पे IA। और अगर बात करें RA, आर्मेचर प्रतिरोध, ये आर्मेचर प्रतिरोध है, ये एक इसका समीकरण हो गया। अगर अपन इस समीकरण को किससे गुणा करते हैं, IA से, अगर अपन इसको ये वाला जो समीकरण है इसको IA से गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, IA इंटू EB, इससे गुणा किया तो EB इंटू ये IA हो गया। और इसके बाद में आएगा IA इंटू V माइनस ये IA से IA हो जाएगा I स्क्वायर A इंटू IA इंटू RA। ये अपने पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं घुमाव बल, या जो अपना टॉर्क होता है, यहाँ इसे अपन घुमाव बल को बोलते हैं टॉर्क। इसके बराबर हो जाएगा इनपुट विद्युत शक्ति, जो इनपुट के अंदर विद्युत शक्ति मिल रही है वो माइनस जो कॉपर क्षति है, जो आर्मेचर क्षति है, कॉपर क्षति, आर्मेचर के अंदर जो हानि होती है कॉपर क्षति होती है वो इसके माइनस में हो जाएगी। तो घुमाव बल बराबर क्या होगा, इनपुट विद्युत शक्ति, जो इनपुट के अंदर विद्युत शक्ति मिल रही है IM इंटू V, ये हो गई इनपुट शक्ति, इसे अपन बोलते हैं इनपुट विद्युत शक्ति, और माइनस के अंदर ये हो जाएगा I स्क्वायर RA, ये हो जाएगा I स्क्वायर RA। क्या होता है, तो जो कॉपर लॉस होता है वो होता है I स्क्वायर RA, यहाँ पे माइनस के अंदर I स्क्वायर RA। ये हो गई अपनी कॉपर क्षति। किसके अंदर होती है कॉपर क्षति, तो ध्यान रखना कॉपर के कारण या जो तांबे वाला जो भाग है उसके कारण जो वाइंडिंग के अंदर जो हानि होती है वो होती है कॉपर क्षति, कॉपर लॉस। ये हो गया, तो किसके अंदर, आर्मेचर के अंदर हो गई, ये हो गई कॉपर क्षति हो गई। तो ये थे आज का ईएमएफ, बैक ईएमएफ के बारे में आज अपन ने डिस्कस किया। इससे आगे अपन बात करेंगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क 3 प्रकार से अपन टॉर्क पढ़ेंगे, आर्मेचर टॉर्क या और आगे जो टॉर्क हैं 3 प्रकार के हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।